इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग की। इसमें होते हैं तीन केसेस। फर्स्ट केस की हम लोग बात कर रहे हैं जब एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है, उसकी एंगुलर स्पीड आपकी है ओमेगा, उसकी लीनियर स्पीड है आपकी v। ठीक है, सो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग क्या होती है? कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग होती है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, यानी कि ये सरफेस के रिस्पेक्ट में स्किड नहीं करना चाहिए। तो ये कब होगा? जैसे कि हम पहले से जानते हैं इसकी कंडीशन होती है v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो बेसिकली ये जो बॉटम का पॉइंट है ये इसके सेंटर ऑफ मास की वजह से v स्पीड से आगे जा रहा है और r ओमेगा की वजह से r ओमेगा पीछे आ रहा है। तो अगर दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो इसकी स्पीड हो जाएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0। ठीक है, अब अगर v इक्वल टू r ओमेगा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस केस में क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसका मोशन नहीं हो रहा, यानी कि ये ऑलरेडी प्योर रोलिंग कर रहा है। अगर ये ऑलरेडी प्योर रोलिंग कर रहा है और इसकी वेलोसिटी में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है तो क्या होगा? इसको फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर किसी वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती तो इसका ओमेगा भी उसी रेट से चेंज होना चाहिए, है ना? सो उसकी कंडीशन क्या होगी? उसकी कंडीशन होगी, इसी चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ओमेगा भी चेंज होना चाहिए, तो वो कंडीशन हो जाएगी आपकी प्योर रोलिंग की। बट अगर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सीलरेट भी नहीं करेगा तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया हमारा केस 1। ओके, सो केस 2 में हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अलोंग एन इंक्लाइंड, ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए? केस 1 क्या था हमारा? केस 1 था हमारा कि ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है तो कंडीशन क्या थी? तो कंडीशन हमने क्या निकाली थी? पहली कंडीशन थी v इज इक्वल टू r ओमेगा और दूसरी कंडीशन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r अल्फा। ठीक, अब यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और देखते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, सो ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है, सो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे की तरफ लग रहा है। अगर उस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी कम होगी। अच्छा, अगर v इज इक्वल टू r ओमेगा होना है और वेलोसिटी आपकी कम हो रही है तो ओमेगा क्या होना चाहिए? ओमेगा भी कम होना चाहिए। अब ओमेगा कम कैसे हो सकता है? जब इस पे कोई एक टॉर्क लगे जो इसके ओमेगा को कम करे। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर मान लो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगता, अगर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगता तो उसके कारण टॉर्क जो होता वो कौन से डायरेक्शन में आ जाता? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ओमेगा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ओमेगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो ओमेगा भी कम होना चाहिए। यानी फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा हमारा ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो टॉर्क जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा और ओमेगा कम होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगा? ऊपर की तरफ। ओके, सो केस 3 में क्या हो रहा है? केस 3 में हमारा ऑब्जेक्ट रोल डाउन कर रहा है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। ओके, चलो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है? ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो ओमेगा क्या करना चाहिए? ओमेगा भी बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि v इज इक्वल टू r ओमेगा हमारी कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग होती है। तो v बढ़ेगा तो ओमेगा भी बढ़ेगा। ओमेगा को हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस पे ऐसा टॉर्क लगाना पड़ेगा जो ओमेगा की ही डायरेक्शन में हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क तभी लग सकता है जब हमारा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? जब हमारा फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर जो बढ़ाएगा ओमेगा, और ओमेगा बढ़ेगा, v बढ़ ही रहा है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आया ऊपर की डायरेक्शन।